हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी के लास्ट शासक कैकुबाद का किल कर देता है। कौन किल करता है उसको? जलालुद्दीन खिलजी। और किस वंश की स्थापना करते हैं? खिलजी वंश की। ठीक है, तो खिलजी वंश कब से कब तक शासन करता है? 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है, मीन्स फाउंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर। ओके, ये सिर्फ 6 साल के लिए राजा बनते हैं। 6 साल के लिए एक अच्छे राजा थे, दयालु राजा थे। ठीक है, दयालु राजा थे, लेकिन इनके साथ इनके भतीजे ने बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए। क्या किए देखते हैं। इनके भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजे का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने भतीजे को साउथ इंडिया जीतने के लिए भेजा हुआ था। बोला जाओ तुम साउथ इंडिया जीत के आओ। एक्चुअली ना साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ हाथी बहुत अच्छे अच्छे मिलते थे। और साउथ इंडिया अपने आप में ट्रेड वगैरह सी रूट्स के लिए भी काफ़ी फेमस रही है। तो वहाँ के लोग ना, वहाँ राजाओं की नज़र रहती थी। ठीक है, तो साउथ इंडिया भेजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा ढेर सारा धन संपदा जीत के लाता है। तो इसके चाचा भी बहुत खुश होते हैं कि वाह क्या भतीजा है मेरा। तो इसके जो चाचा हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये एक तोहफा में गुजरात से एक नौकर खरीद के लेके जाते हैं, स्लेव खरीद के लेके जाते हैं। क्या खरीद के लेके जाते हैं? स्लेव, गुलाम खरीद के लेके जाते हैं। उसका नाम क्या था? मलिक गफूर। ठीक है, मलिक गफूर लेके जाते हैं। और इधर से इनका जो भतीजा है वो ढेर सारी धन संपदा लेके जाता है। जब धन संपदा को देखने के लिए इसके चाचा आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा का कत्ल कर देता है। चाचा का कत्ल कर देता है और उनकी बेटी से निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। ठीक है, तो अब किसी की बेटी से निकाह करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गया? दामाद बन गया। और उसी के पिता का कत्ल कर देने की वजह से वो अपने ही चाचा का क्या बन गया? हत्यारा बन गया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसद। अली गुरसद। ठीक है, अली गुरसद खुद को सिकंदर द्वितीय कहता था, सेकंड अलेक्जेंडर। और एक नाम से बुलाया जाता था इसे सिकंदर सानी, यानी कि मेरे जैसा कोई नहीं। ठीक है, 2 नामों से जानता था। हाँ, खलीफा से इसने सर्टिफिकेट ऑफ किंग ले लिया था। खलीफा से स्वीकृति मिल गई थी, एक्सेप्टेंस मिल गया था कि तुम राजा बन जाओ। ठीक है, ये खुद को धार्मिक नियमों से अलग मानता था। ये कहता था राजा पे कोई धर्म का नियम ज़्यादा लागू नहीं होते। हाँ, वैसे इसने एक नया धर्म बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह बना नहीं पाया। जब ये राजा बना तो इसने 4 घोषणाएं की। कौन सी? जिन जिन लोगों के पास भी दान में मिली हुई भूमि है वो सब फिर से राजा के पास आ जाएगी, सरकारी भूमि मान ली जाएगी। ठीक है, सारे स्टाफ को इसने कैश में सैलरी देना स्टार्ट किया। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था रखी, यानी कि स्पाई रखे, लेकिन ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीने पे रोक लगा दी। छोटा त्योहार, यानी कि छोटे छोटे जो फेस्टिवल्स थे उन पे रोक लगा दी। अमीरों को आपस में मीटिंग करने पे भी बैन लगा दिया। अमीर लोगों को आपस में बैठकर मीटिंग करना अलाउड नहीं था। इस समय के फेमस हिस्टोरियन रहे अमीर खुसरो। कौन रहे? अमीर खुसरो। ठीक है, सेना को इसने कैश में सैलरी देनी स्टार्ट की। और याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है एक समय के
अपने समय का सबसे बड़ा स्टैंडिंग आर्मी रखता है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है, देखिए पहले के लोग ना आर्मी को बहुत ज़्यादा सैलरी हमेशा पे नहीं कर पाते थे, तो क्या करते थे, उनको लैंड दे देते थे, ज़मीन कहीं ना कहीं सेट कर देते थे और उस पर वो लोग खेती करके अपना काम गुजर बसर करते रहते थे। लेकिन और जब युद्ध की ज़रूरत होती थी ना, तो इन्हीं सैनिकों को बुला लिया जाता था। ये जो किसानों की काम कर रहे हैं, इन्हीं को बुला के थोड़ी देर प्रैक्टिस करके युद्ध में चले जाते थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, उसने कहा नहीं, आपके लिए एक कैंप बनवाया जाएगा, आप कैंप में रहेंगे और सिर्फ किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, युद्ध की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब युद्ध में रहेंगे, सैलरी दे रहे हैं सोल्जर्स को, तो उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी की। आज भी आर्मी के लिए कैंटीन होती है, तो कैंटीन की व्यवस्था की ताकि बाकी नॉर्मल लोगों से सोल्जर्स जो थे उनको कम पैसों में सामान मिल जाए। तो जो सामान पे टैक्स लगता था वो टैक्स नहीं लगता था, किसके लिए, सोल्जर्स के लिए। सोल्जर्स गेट टैक्स फ्री गुड्स एट दैट टाइम। ओके, इकता व्यवस्था को इसने खत्म कर दिया। इकता व्यवस्था आपको पता होगी कि सैलरी के बदले क्या देते थे, लैंड को देते थे। इकता व्यवस्था याद रखिएगा। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था की कि घोड़ों पे निशान लगाया जाए। तो कुछ गर्म करके घोड़ों की एक जगह कहीं स्किन को थोड़ा सा दाग दिया जाता था हीट करके, जिससे कि एक टैटू टाइप का बन जाता था, जिससे घोड़े को पहचानने में मदद मिलती थी कि एक घोड़ा किसका है या फिर किस कैंप से आया है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सोल्जर्स के लिए इसने यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी की थी। ठीक है, ये रही यूनिफॉर्म, देखो पोशाक की व्यवस्था की थी, है ना। हाँ, मेरे नोट्स थोड़े से अजीब हैं, बट मुझे याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो जल्दी से जल्दी रिकॉल हो जाता है, वरना बहुत सारी चीज़ें लिखने में इतनी कम जगह में दिक्कत होती है। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब इसने कुछ टैक्स भी लगाए थे, टैक्स जैसे कि जजिया। जजिया टैक्स भी मैंने एक बार बता दिया है, फिर भी बताता हूँ। गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक टैक्स, मतलब अगर अलाउद्दीन खिलजी तो एक इस्लामिक मतलब मुस्लिम शासक रहा है, तो मुस्लिम शासक के दौरान हिंदू लोगों को सेफ्टी के लिए एक टैक्स देना होता था, तो वो टैक्स क्या कहलाता था, जजिया कहलाता था। जकात, जकात एक ऐसा टैक्स था तो सिर्फ मुस्लिम लोग देते थे। ठीक है, और इससे ना शायद मतलब मक्का भेजा जाता था, हजरत मोहम्मद के पास भेजा जाता था मुस्लिमों को। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे। तीसरा टैक्स था खुम्स। खुम्स लगता था सैनिकों पर। जब सैनिक युद्ध में जाते थे तो बहुत सारा लूट के सामान लेके आते थे, तो जो लूट के सामान लेके आते थे उस पर 10-20%, 30% का टैक्स लगता था, तो उस टैक्स को क्या कहते थे, खुम्स। और एक टैक्स लगता था खराज। मुस्लिम लोगों के पास जितना भी लैंड होता है उस पे वो क्या लेते थे, अलाउद्दीन खिलजी टैक्स लेता था, तो वो टैक्स किस नाम से जाना जाता था, खराज। ठीक है, एक और टैक्स था चरी। जानवर चराने वाले लोगों पर टैक्स लगता था, चरवाहों पर। ठीक है, तो उस चरी का भी टैक्स लगता था, और घरी, जितने भी घर थे उन सब पे टैक्स लगता था। आपको मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से बड़ी एक मीनार बनवाना चाहता था, उसका नाम क्या था, अलाई मीनार। ठीक है, बनवाया बट टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा सा है, वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न ये रहा कि इसने इसको बनाने का जो काम था उसने अपने एक मुख्य सेनापति मलिक गफूर को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, मलिक गफूर को। ठीक है, मैंने आपको बताया था मलिक गफूर को खरीद के लाया गया था 1000 रुपये में। कहाँ से खरीद के लाया गया था, गुजरात से। ठीक है, इसने अपनी रियासत में बाजार का जो मूल्य था उस पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया था। ये क्या करता था, छोटे बच्चों को या किसी को भी भेज के किसी चीज़ की कीमत पता कर लेता था, और अगर कीमत राजा के कहे मुताबिक नहीं होती थी तो जो बेचने वाला होता था उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलती थी। इसीलिए लोग बहुत सोच समझ के प्राइस बढ़ाते नहीं थे, धोखाधड़ी नहीं होती थी मार्केट में, मार्केट बहुत फेयर होता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के 4 मुख्य सेनापति थे। पहला था नुसरत खान, दूसरा था मलिक गफूर, तीसरा था उलुग खान और चौथा था जाफर खान।
ठीक है, 4 थे। सेना के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ था और उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने अर्ज। ठीक है, कृषि से 50% से भी ज़्यादा टैक्स ले लिया था। फार्मर से 50% टैक्स ले लिया जाता था। एक पोस्ट ऑफिस जैसी व्यवस्था बनाई थी इसने जिसका नाम था दीवाने इम्सा। ठीक है, और एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना रखा था इसने दीवाने वजीरत। ठीक है, इसमें ये सारे डिसीजंस वगैरह लेने के लिए बनाया गया था। ठीक है, नुसरत खान ने गुजरात के भरोज पर आक्रमण किया। तो नुसरत खान को कहाँ भेजा गया था? गुजरात के भरोज पर। हाँ, और वहाँ वो जीता भी। ठीक है, लेकिन गुजरात क्यों चाहिए था अलाउद्दीन खिलजी को? तो वो चाहिए था इसे सी ट्रेड के लिए। किसके लिए? सी रूट से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सी रूट से ट्रेड करने के लिए। तो जब अलाउद्दीन खिलजी साउथ जीत के दिल्ली चला गया तो रोज़ रोज़ दिल्ली से साउथ की ओर दक्षिण की ओर जाना मुश्किल था। तो दक्षिण के जो शासक थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम टैक्स वैक्स नहीं दे रहे। तो फिर इसने क्या किया? बोला मलिक गफूर को कि जाओ यार, समझाओ उनको, पकड़ के कूटो, है ना। तो फिर उनको जाकर बोला, डराया धमकाया। तो उनसे जीतने के लिए किसको भेजा? मलिक गफूर, जो कि एक उनका फेवरेट सेनापति था। ठीक है, गुजरात जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान होकर गुजरना पड़ता था। और गुजरात में जो राजपूत थे वो कहते थे कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उनको गुलामी स्वीकार ही नहीं थी। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम, मंगोल आक्रमण इसी समय पे शुरू हुए और कम से कम 27 बार आक्रमण हुए। ठीक है, इंग्लिश में आक्रमण को आप इन्वेजन भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्वेजन। इसी के बीच मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किसको भेजा? जफर खान को। ठीक है, तो ये देखिए, जफर खान वर्सेस मंगोल। ठीक है, और मलिक गफूर को कहाँ भेज दिया? साउथ में। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी। जो ये एप्पल की पेंसिल है उससे लिखने में अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस कम हुई है मेरी, तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब मंगोल आक्रमण शुरू हो गए 27 बार, जफर खान को भेजा तो जफर खान मर गया। जफर खान मारा गया। उधर आपको याद होगा मलिक गफूर गया हुआ था साउथ में जीतने के लिए। तो वहाँ एक राजा थे प्रताप रुद्रदेव। कहाँ के राजा थे? आज के आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को उस समय वारंगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वारंगल, आंध्र प्रदेश को। तो वारंगल गया और उसको जीता। तो प्रताप रुद्रदेव ने कहा कि ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपके अधीन हैं। और उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनाई और उसे जंजीर से बांध के भेज दिया कि हाँ, हम आपके गुलाम हैं। लेकिन द्वार समुद्र, जो कि होयसाला डायनेस्टी का राजा था, होयसाला डायनेस्टी, वो नहीं जीता। वो हारा नहीं। मलिक गफूर चाहता था कि उसे हरा दें, लेकिन चाहकर भी जीत नहीं पाया। ठीक है, इसी बीच में रानी पद्मावती से युद्ध होता है। रानी पद्मावती के लिए राजा रतन सिंह से युद्ध होता है। ठीक है, राजा रतन सिंह से युद्ध होता है। रानी पद्मावती के बारे में आपने मूवी देखी होगी कि राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया जाता है और रानी पद्मावती जो है जौहर कर लेती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे ना राजा रतन सिंह के एक पुरोहित थे, सलाहकार भी कह सकते हो, और पूजा पाठ और धर्म वगैरह की सबसे जो विद्वान आदमी होता था उसे पुरोहित कहा जाता था। तो राजा रतन सिंह उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो किसी गलत चीज़ में राजा रतन सिंह पकड़ लेते हैं उसे, तो उसे बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद वो राजा रतन सिंह से बदला लेने के लिए कहाँ चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और वो कहता है रानी पद्मावती जैसी खूबसूरत औरत कहीं नहीं है। तो फिर वो उन रानी पद्मावती के लिए
राजा रतन सिंह से युद्ध करने चला जाता है। और फिर ढेर सारी पॉलिटिक्स वगैरह होती है, आप मूवी देखना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और उसके बाद राजा रतन सिंह भी मारे जाते हैं। ठीक है, रानी पद्मावती जौहर कर लेती हैं, अलाउद्दीन खिलजी को मिलती नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये रहता है 4 साल के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ही पागल शासक था। ये कैसा शासक था? बिल्कुल पागल शासक था। ये ना कभी कभी अपने दरबार में नंगा ही घूमने लगता था, कभी कभी दरबार में नंगा ही पहुंच जाता था, इसीलिए इसे पागल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पागल शासक भी कहा जाता है। इसने खलीफा से मान्यता भी नहीं ली थी, इसको मान्यता भी नहीं मिली थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कौन कर देता है? खुसरो खान। और जब खुसरो खान हत्या कर देता है तो खुसरो खान की हत्या कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। अब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के सेनापति। अब सेनापति का नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक का एक और नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक का एक और नाम है गियासुद्दीन तुगलक। और यहाँ से शुरू होगी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ कौन सी डायनेस्टी पढ़ेंगे? खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो खुसरो खान मार देता है। उस खुसरो खान को कौन मार देता है? गाजी मलिक। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। और कम से कम सिर्फ गियासुद्दीन तुगलक ही भाई साहब 90 सालों तक शासक बना रहता है और बहुत लंबे समय तक शासक करता है। हम इसमें पढ़ेंगे आराम से, तुगलक वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। आज खिलजी वंश समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे आप कमेंट करिए कि और क्या नया हम पढ़ा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।